सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूं YET की एडिटोरियल क्लास में। आप हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, अगर आप इंग्लिश में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो गलती आपकी कम है और जिस तरीके से आपने इंग्लिश पढ़ी है उसकी ज़्यादा है। मैं उसी तरीके को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे? एक खास तरीके से इंग्लिश के अंदर लॉजिक के साथ हर चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ सीखा जा सकता है। बस उस तरीके को मैं आपके साथ इन वीडियोस के जरिए शेयर करता हूँ। आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे इन वीडियोस का अगर अपने हाथ में एक पेन और नोटबुक को रखेंगे। हर लाइन में से मैं क्वेश्चंस निकालूंगा आपके एग्जाम वाले, आपको उनको खुद से अटेम्प्ट करना है मेरे साथ। शुरू करेंगे फटाफट से। सेलिंग स्पेस, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे सेल करना है स्पेस को, बेच देना है अंतरिक्ष को। स्पेस तो आप जानते हैं ना, अंतरिक्ष है ना, जगह। तो कह रहे बेच रहा है कोई अंतरिक्ष को ही। अब देखो कौन आदमी वो क्यों बेच रहा है ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे स्पेस एक्स मिशन कैरिंग ह्यूमंस टू स्पेस मार्क्स अ न्यू एज इन कमर्शियल स्पेस फ्लाइट। कह रहे स्पेस एक्स जो कंपनी है ना, इसका जो मिशन है, किस चीज का, कौन सा मिशन? कैरी करने वाला ह्यूमंस को स्पेस के अंदर, ले जाने वाला इंसानों को अंतरिक्ष तक। कह रहे जो मिशन है ना, ये मार्क करता है, ये निशान बनता है एक नई एज का, नए दौर का कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के अंदर। ऐसी फ्लाइट्स के अंदर जो कमर्शियली आपको स्पेस के अंदर ले जाएंगी, आप पैसे देकर के चांद और मंगल पे घूम करके आएंगे। तो कह रहे स्पेस एक्स का ये मिशन है ह्यूमंस को ले जाने वाला, इस नए दौर का मार्क बनता है, इस नए दौर की निशानी है। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस में देखने वाली चीज, ग्रीन कलर में सब्जेक्ट, पिंक कलर में उसकी वर्ब। मिशन सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब को हमने मार्क्स लिखा है ना, मार्क नहीं लिखा है। जब जब अपने पास प्लूरल वर्ब्स होती हैं तो उनके आगे अपने फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस को नहीं लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस को हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे एक बिगनर लेवल टिप देता हूं मैं आपको। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पास्ट टेंस में भी मैं यही काम कर दूंगा, मार्क्ड भी लिखा होगा ना, मार्क्ड, उसके आगे भी एस लगा दूंगा, तो ऐसा मत करना। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इस तरह का काम करते हैं, बाकी फॉर्म्स इंग्लिश के अंदर इस तरह से बिहेव नहीं करती हैं। दूसरी चीज, पूरे एडिटोरियल के हर सेंटेंस का सब्जेक्ट ग्रीन है, हर सेंटेंस की वर्ब को मैंने पिंक कलर से मार्क कर दिया है। इसको करने के पीछे रीजन क्या है? अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, आपका टाइम सेव करना। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पकड़ पाने की वजह से आप आज भी इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं। आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूं बीइंग अ टीचर। तो आपको कोशिश करनी है मेरे सब्जेक्ट और मेरी वर्ब से अपने सब्जेक्ट और अपनी वर्ब को मैच करते रहना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% बने। एक सवाल था किसी का, सर ये कब तक करेंगे? भाई तू तब तक करेगा जब तक तुझे करने की जरूरत ना पड़े। मुझे सब्जेक्ट वर्ब मार्क करने के लिए दिमाग नहीं चलाना पड़ता। सेंटेंस में से सब्जेक्ट खुद निकल कर मुझे बताता है कि भाई मैं सब्जेक्ट हूं और मैं इसकी ये मेरी वर्ब है ना। तब तक इस एक्सरसाइज को आपको करना है। शुरू करें फटाफट से। एक समरी मैं आपको दे दूं। समरी ये है कि यूं कह रहा है, अभी एक स्पेस एक्स नाम की कंपनी है अमेरिका के अंदर, इलॉन मस्क इसके सीईओ हैं। इन्होंने नासा के साथ मिलके एक ह्यूमन को स्पेस में भेज दिया। किन्होंने? नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर के। इलॉन मस्क मॉडर्न एज आइंस्टाइन कहेंगे इनको। आप इनके बारे में पढ़ना, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। लड़के हैं आपके मेरे जैसे 30-40 ईयर्स के। इन्होंने क्या किया, इसको एक जो आदमी को स्पेस में भेज दिया अपनी कंपनी की टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो ये टेस्ला मोटर्स की कंपनी है स्पेस एक्स। तो कह रहे हैं कि ये जो काम हो रहा है ना, अब जो प्राइवेट लोग आकर के स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट अब शुरू होने वाली है। थोड़े दिनों में अब ऐसा होगा, आप भी पैसा दे करके हो सकता है मंगल पे, वीनस पे या मून पे घूम करके आ जाए। तो कह रहे कि अमेरिका तो आगे निकल गया इस काम में, है ना, उसके पास तो बहुत पैसा भी है, उसके पास नासा भी है, पर इंडिया को पीछे नहीं रहना है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर इंडिया भी एक लीडिंग कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर। तो कह रहे हमारा इसरो भी इस दिशा के अंदर काम कर सकता है, डायरेक्शन के अंदर, अगर मोदी साहब और सही पॉलिसी मेकिंग बनाई जाए और मोदी साहब सही तरीके से इस चीज पे ध्यान दे दो। समझ गए ना? बस यही इसकी समरी है। कोशिश करेंगे इस समरी को आप 5 से 6 सेंटेंसेस में लिखने की, कमेंट सेक्शन में डालें। आज की टोन है टेक्निकल। क्या है? टेक्निकल। क्यों? सारी टेक्निकल बातें करेगा ये, है ना, ऐसे ऐसे भेजा जाता है, यूं किया जाता है, ऐसे किया जाता है। तो एक तो होगी टेक्निकल टोन, दूसरी इसकी टोन होगी डिडैक्टिक। डिडैक्टिक क्या होती है? आपको मैं बहुत सारी ना रेकमेंडेशंस दूं और बार बार दूं, एक के बाद एक, पहले ऐसे जाना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना। तो डिडैक्टिक और टेक्निकल टाइप की टोन्स है आज के एडिटोरियल की, बार बार अपने को इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। शुरू करें।
कह रहे फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू सेंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस फ्रॉम अमेरिकन सॉइल आफ्टर गैप ऑफ 9 years इज अ माइलस्टोन इन इटसेल्फ। बहुत खूबसूरत सेंटेंस है। कह रहे अमेरिका के लिए, द यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्या काम करना, सेंड करने का जो काम है ना, भेजने का जो काम है, ये टू सेंड हमारा सब्जेक्ट है। कह रहे जो भेजने का जो काम है ना, किनको, अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को। अच्छा कहां पे भेजेंगे, टू स्पेस, स्पेस के अंदर। अच्छा कहां से भेजेंगे, अमेरिका की जमीन से, अमेरिकन सॉइल से। अच्छा कब, एक बहुत बड़े गैप के बाद, 9 सालों के। कह रहे ये जो काम है ना, टू सेंड, ये है एक माइलस्टोन, ये है एक मील का पत्थर। और कैसे, इन इटसेल्फ, अपने आप के अंदर। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो पकड़ा तो कितना सिंपल सेंटेंस है ना। अमेरिका के लिए भेजना अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में, अमेरिका की सरजमीन से 9 ईयर के गैप के बाद, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, माइलस्टोन है अपने आप के अंदर। समझ गए। इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, आएगा कभी आगे। आप इन्फिनेटिव की जगह है ना, जीरंड को भी यूज कर सकते हैं जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाया हो। तो फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स सेंडिंग अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स है ना, ऐसा भी हो सकता था, यहां पे एक जीरंड भी आ सकता था। ठीक है ना। अब फटाफट देख लो, इन इटसेल्फ, इन योरसेल्फ, एट योरसेल्फ, बाय माई सेल्फ, ये सब क्या होते हैं। 2 तरह के फ्रेज आप देखेंगे, फटाफट देखना मेरे साथ। या तो लगा होगा इन, या लगा होगा बाय, उसके बाद में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे हर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ होता है नहीं। आपने मेरे साथ देखा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली वीडियो में कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन माई सेल्फ, बाय योर सेल्फ, इस तरह से भी लगाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है अपने आप में, इन इटसेल्फ मतलब अपने आप में, और बाय का मतलब होता है अपने आप से। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, एक बार में समझ आ जाएगा आपको। इनका मतलब क्या है, अपने आप में। बाय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, अपने आप से। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, द ताजमहल इज ए फाइन स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर इन इटसेल्फ। ताजमहल जो है ना, बहुत ही फाइन स्पेसिमेन है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आर्किटेक्चर का। इन इटसेल्फ मतलब अपने आप में, अपने आप में बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है। ये अकेले ही एक आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा स्पेसिमेन है। अपने हिंदी बोलते हैं ना, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना, तो अपने आप में फाइन स्पेसिमेन है इन इटसेल्फ। इटसेल्फ क्यों लगा, ताजमहल में जान नहीं है मेरे भाई, अगर जान होती तो मैं हिमसेल्फ या हरसेल्फ लगा देता, और ताजमहल और लाल किले की बात होती ना, तो मैं यहाँ पे देमसेल्व्स लगा देता। तो इट लगा निर्जीव वस्तुओं के लिए लगता है, इनएनिमेट वस्तुओं के लिए, अपने ताजमहल के लिए इटसेल्फ लगाया। अगला सेंटेंस देखो, द ताजमहल इज अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर बाय इटसेल्फ। अब देखो थोड़ा सा मतलब बदल गया। इसका मतलब क्या है, अकेले ही वो एक फाइन स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर का है। मान लो ताजमहल जो है उसके बाजू में एक दूसरा भी है ना, उसके बाजू में छोटा सा मकबरा है। मान लो कोई ऐसा कहता हो, यार वो मकबरा बहुत सुंदर है, ताजमहल के 4 चांद लगाता है। मैंने बोल दिया भाई ये अपने आप में आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा स्पेसिफिन है, बाय इटसेल्फ है, इसको किसी मकबरे की जरूरत नहीं है, आजू बाजू की किसी बिल्डिंग की इसको जरूरत नहीं है। तो बाय इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, अपने आप से। इन इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप में। अब देखो इनकी जगह आप जो है ना, इटसेल्फ की जगह माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ भी लगा सकते हो। जैसे अगले सेंटेंस में, शी सर्वाइव्ड ऑन दिस रिमोट आइलैंड बाय। सबसे पहले मुझे आप बताएंगे यहाँ पे क्या लगना चाहिए। शी के लिए हम क्या लगाएंगे, ज्यादातर लोग सही गैस कर पाएंगे, हर सेल्फ। अब इसका मतलब क्या है, उसने अपने आप से सर्वाइव किया इस आइलैंड के अंदर। रिमोट आइलैंड है, बहुत दूर एक टापू है, अकेले रही और अपने आप से सर्वाइव किया बाय हर सेल्फ। अच्छा अगले को बनाए, दे आर बाय, अब यहां कुछ लगाना, बाय एंड हैव नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। अब यहां क्या लगाऊंगा, दे के लिए मैं देमसेल्फ लगा दूं, ठीक है। दे आर बाय देमसेल्फ एंड हैव नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। ध्यान रखना, दे और वी के लिए देम सेल्फ नहीं आता, देम सेल्फ आता है, क्योंकि ये प्लूरल है, सेल्फ सिंगुलर होता है। इट के साथ ठीक है इट सेल्फ, हिम के साथ सही है, सही हिमसेल्फ, पर दे वी इनके साथ में आवर सेल्स और देमसेल्व्स। अब दे आर बाय देमसेल्व्स का मतलब क्या है, वो अकेले हैं, अपने आप से हैं, और कब कह रहे हैं उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है किसी से भी। दे आर बाय देमसेल्व्स, अपने आप के भरोसे वो है। आई थिंक समझ गए होंगे इन या बाय के बाद फिक्स प्रपोजिशन क्या काम करती है, ज्यादा कंफ्यूजिंग ये है नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे दैट दिस टुक प्लेस एट अ टाइम ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट सिविल राइट्स अपसर्चिज सिंस 1960s मेक्स इट ऑलमोस्ट लाइक एन एस्केप टू फैंटेसी। कह रहे ये चीज दैट, ये बात की, जब भी दैट शुरू में आ जाए ना तो ऐसा समझ लेना ये बात की। कह रहे ये बात की, अच्छा कौन सी बात, ये जो ऊपर वाली चीज है ना, इसे टुक प्लेस किया। टेक प्लेस करना मतलब किसी घटना का घटित होना, हैपन होना। कह रहे ये जो ऊपर वाला काम है ये हुआ, अकर हुआ ऐसे एक वक्त पे
जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट सिविल राइट्स है अपसर्जेस का, जो कि आज तक की सबसे बड़ी सिविल राइट्स के क्रांतियों का बगावतों में से एक है। अभी अमेरिका में चल रही है ना बहुत सारी बड़ी जो है क्रांति चल रही है। और कब से? सिंस 1960 के बाद से। कह रहे ये बात की, ये वाला काम 1960 की आज तक की सबसे बड़ी सिविल राइट अपसर्जेस में से एक के दौरान हुआ। कह रहे ये बात है ना मेक्स बनाती है इट इसको ऑलमोस्ट लाइक एन एस्केप टू फैंटेसी, ऑलमोस्ट लगभग एक एस्केप के जैसा, एक बच करके निकल जाने के जैसा फैंटेसी की तरफ। अब जैसे कैसे बनाती है? राइडिंग ऑन द विंग्स ऑफ ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइड करते हुए, सवार होते हुए पंखों पे एक पीपीपी मॉडल की पार्टनरशिप में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, किसके बीच? बिटवीन नासा एंड इलॉन मस्क स्पेसएक्स, इन दोनों कंपनियों की ऑर्गेनाइजेशंस के बीच। सेंटेंस एक बार रिपीट करता हूं, फिर इसके अंदर देखेंगे ग्रामर वोकैबुलरी बहुत सारी है इसमें। ये बात की, ये वाला काम टुक प्लेस कर गया इस वक्त, ऐसा एक वक्त 1960 में, आज तक जो उसके बाद अभी तक आया ही नहीं। कह रहे ये बात जो है बनाती है इसको एक एस्केप टू फैंटेसी, ऐसी चीज बनाती है कि हमें फैंटेसी जैसा फील होने लगा है। और कैसे बनाती है? राइड करते हुए, सवार होते हुए पंखों पे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, इन दोनों कंपनियों के, इन दोनों आदमियों के बीच, है ना, नासा नाम के ऑर्गेनाइजेशन और इलॉन मस्क की जो है कंपनी के बीच। अब सेंटेंस में आ जाओ देखने वाली चीजों पे। टेक प्लेस फ्रेजल वर्ब है, मैंने आपको बता दिया, टू हैपन, टू अकर इज टू टेक प्लेस। अब इस वन ऑफ को देखना ध्यान से। वन के दो काम होते हैं इंग्लिश में और जनरली आप दोनों इनको करते हो कंफ्यूज। अब इन सेंटेंसेस में आप देखो और मुझे बताओ क्या एरर है, फिर मैं आपको बताता हूं उस एरर को कैसे सही करना है। चलो, इंग्लिश में वन का मतलब होता है दो। पहला होता है वन का मतलब कोई भी, वन का मतलब है कोई भी। अपने बोलते हैं ना यार, कोई भी इंसान इस काम को कर सकता है, एनी वन कैन डू इट। अब उस एनी में जो वन लगा हुआ है ना उसके आगे ये वही वाला वन है ना। वन कैन डू इट का मतलब यही है, कोई भी इंसान इसको कर सकता है। वन का मतलब क्या है? कोई भी। अब देखो, वन शुड फुलफिल हिज ड्यूटीज, किसी भी इंसान को, दुनिया में कोई भी इंसान है वन, उसको फुलफिल करना चाहिए अपनी ड्यूटीज को। अब मुझे बताओ, इंसान तो औरतें भी होती हैं, अब यहाँ पे हिज क्यों लगाया आपने? हर लगा देते हैं, है ना। आजकल वैसे भी चल रहा है, फेमिनिस्ट होना चाहिए हमें, है ना, फेमिनिज्म को फॉलो करना चाहिए। हिज क्यों लगाएंगे? हम हर लगाएंगे। अच्छा, फिर कोई कहते हैं सर हिज लगा दो और हर लगा दो, दोनों लगा दो, ये बात भी मान लेते हैं, है ना, दोनों ही आ सकते हैं। पर वन पे ध्यान देना, वन क्या कहता है? ना तो तुम मुझे आदमी मानो, ना मुझे तुम औरत मानो, तुम तो मुझे वन ही मानो। वन कैन फुलफिल वंस ड्यूटीज, है ना, समझ गए। तो वन को आप हिज, हर ऐसे जैसे ट्रीट करना चाह रहे थे वैसा ट्रीट ना करें, इसको आप वन को वंस के हिसाब से ट्रीट करें। ये अपने आप में एक प्रोनाउन और अपना पजेसिव भी बनाता है, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। वन कैन नॉट फाइंड फॉल्ट विद वन, कोई भी आदमी अपने खुद की गलतियां नहीं ढूंढ सकता। यहां पे इस वन को डिनोट किया मैंने इसी वन के लिए। तो वन कैन नॉट फाइंड फॉल्ट विद वन। मान लो यहाँ पे ही होता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वीडियो में आपने मेरे साथ सीखा है, ही कैन नॉट फाइंड फॉल्ट विद, यहाँ पे ही नहीं या हिम नहीं, यहाँ पे आएगा हिम सेल्फ। आपको याद होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो जाए, या प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट हो, तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। ही की जगह हिमसेल्फ, शी की जगह हरसेल्फ, वी की जगह और सेल्फ। देखो करवा चुका हूं मैं ग्रामर सीरीज में आपको, है ना। अब देखो यहाँ पे अपने पास लगा हुआ था वन, अब वन के लिए क्या लगाएं? जैसे ऊपर वंस लगाया था वैसे ही बना दो यहाँ पे वन सेल्फ, ठीक है ना। वन कैन नॉट फाइंड फॉल्ट विद वन सेल्फ, कोई भी आदमी दुनिया में अपनी गलतियों को नहीं निकाल सकता। पूरा पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं मैं इस वन को कैसे यूज करना है। अगर आप इतना समझ गए ना, अब आगे का आपके लिए थोड़ा सा घुमावदार होगा। अगले सेंटेंस से मुझे बताओ, वन ऑफ द गर्ल्स हैज नॉट सबमिट वंस फी, जो लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की ने अपनी फी को सबमिट नहीं किया, है ना। बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें से एक ने अपनी फी को सबमिट नहीं किया। अब यहाँ पे सर ने बताया था सर वन का तो पजेसिव वंस होता है, वन का पजेसिव और कुछ नहीं हो सकता, ना हिज होता है ना हर होता है। पर यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा? हर बताऊंगा। अब ये हर कैसे सही है? लॉजिक। रूल आपका पढ़ना जो होता है ना आधा काम होता है, पूरा काम तब होता है जब उस रूल को कैसे बनाया गया वो आपको सीखना हो। ये बताओ वन ऑफ द गर्ल्स है, तो क्या मुझे अब यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे हिम आएगा? क्या थोड़ा भी कंफ्यूजन है? यहाँ पे कोई लड़के की बात हो रही है। जब आपने वन ऑफ द गर्ल्स बोल दिया ना, तो इन लड़कियों में से एक को डिनोट कर रहे हैं हम। अगर लड़कियों में से एक को डिनोट कर रहे हैं ना, तो हर आएगा। इस वन के चक्कर में पड़ के वंस मत लगा देना, समझ रहे हो ना लॉजिक को। यहाँ पे वन आएगा मेरे भाई क्योंकि नहीं पता था कौन है, यहाँ पे वन ही आएगा क्योंकि नहीं पता था कौन है। पर यहाँ पता है कौन है? गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो हर ही लगाना है।
एक ही है तो इसलिए हर मैं लगा करके इसको बता दूंगा, ठीक है ना। अब अगला देख लो, ये लास्ट वाला जितने लोगों ने बताया ना उन सभी को बहुत बधाई है, ये थोड़ा मैंने अच्छे लेवल का रखा था। शी डिडंट लाइक द ब्लू बैग एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर वंस। उसने ब्लू बैग को पसंद नहीं किया और दूसरे वंश को जो है ना देखना शुरू कर दिया, है ना। अदर वंश जो है दूसरों को उसने देखना शुरू कर दिया। अब कुछ लोगों की इच्छा होगी सर यहाँ पे अदर वंश की जगह अपने अदर ऐसा लगा देते हैं वंश, ये वंश क्या होता है ना, वन अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। ध्यान देना इसके अंदर, ये अदर वंश है ना, बिल्कुल ठीक है। क्यों लगाया हमने वंश यहाँ पे? शी डिडंट लाइक द ब्लू बैग, उसको ब्लू बैग पसंद नहीं आया तो उसने दूसरे बैग्स को देखा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, अदर बैग्स ऐसा तो लिख सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ पे बैग्स की जगह हमने यूज किया है वंस को। यहाँ पे जो वन है ना ये अलग तरह का प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये कोई जो है ना वो वाला प्रोनाउन नहीं है आपका, ये यहाँ पे आप लगा करके बैठे हो ये वाला, ऐसा वाला प्रोनाउन यहाँ पे ये वाला वन नहीं लगा हुआ। तो अदर बैग्स की जगह मैंने अदर वंस लिखा है, ये अदर बैग्स को डिनोट कर रहा है। आई थिंक ज्यादातर लोग समझ गए होंगे, वन के सारे यूज मैंने सिखा दिए हैं। आप इसको जरूर से एक बार करके देख लेना रिवाइंड, बाद में नोट्स बना लेना इसके। और जिसको समझ में नहीं आया बताना मुझे जरूर, है ना, कमेंट सेक्शन में। अपने फिर इसको फिर कभी इसी तरीके से उठाएंगे। चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, स्केप टू भी आ गया है ना। स्केप टू को फटाफट मेरे साथ समझे। मैंने आपको स्केप वर्सेस स्केप फ्रॉम बता दिया, आज आ गया स्केप टू। ये बिल्कुल डिफरेंट है स्केप और स्केप फ्रॉम से। आप इसको फटाफट मेरे साथ देखें। स्केप का मतलब होता है किसी चीज से बचना बिना उसके चंगुल में आए। स्केप फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से बचना उसके चंगुल में आने के बाद। स्केप टू का मतलब होता है किसी चीज से जहां से भी बचा के आप कहां जा रहे हो। स्केप टू है ना, किस जगह आप स्केप होकर के जाने वाले हो, स्केप टू लगा के आप बताते हो उस जगह का नाम। जैसे ये वाला आपका एक जो छोटा सा मैंने सेंटेंस बनाया है, थोड़ा ऑकवर्ड है पर मैंने इसमें तीनों कॉन्सेप्ट घुसाने की कोशिश की है। आप मुझे बताएंगे कहां पे स्केप रखना है, कहां पे स्केप फ्रॉम रखना है और कहां पे स्केप टू रखना है। फिर मैं आपको एक बार आपके आसपास बताता हूं सही है गलत है। सब कोशिश करेंगे, करवा चुका हूं मैं स्केप वर्सेस स्केप फ्रॉम, तो आपको करवा चुका हूं मैं, है ना। सब कोशिश करेंगे इसको। चलो, टू स्केप कैपिटल पनिशमेंट आफ्टर हिज अरेस्ट द बिलियनियर एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन एंड विद द प्लान ऑफ एस्केपिंग टू अदर कंट्री। एस्केप करने के लिए कैपिटल पनिशमेंट को, मौत की सजा को, अगर मौत की सजा उसको मिल गई है तो एस्केप फ्रॉम आएगा, और अगर मौत की सजा तक वो पहुंचा नहीं है तो एस्केप आएगा। कहने का मतलब क्या है, एस्केप फ्रॉम यहाँ पे नहीं आ सकता। मौत की सजा अगर उसको मिली गई है ना तो उससे बचने का कोई चांस नहीं है। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, टू एस्केप बिना किसी फ्रॉम के या टू के, टू एस्केप कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा से बचने के लिए। कब? अपनी अरेस्ट के बाद। अच्छा, क्या हुआ, बिलियनर एस्केप कर गया प्रिजन में से। अब देखो अरेस्ट हो गया था तो प्रिजन में चला गया, तो क्या करूंगा, एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, ठीक है ना। अच्छा, कैसे, एक प्लान था उसके पास एस्केप टू करने का दूसरी कंट्री के अंदर। एस्केप करके कहां जाने वाला था, दूसरी कंट्री के अंदर। तो एस्केप टू का यही काम होता है, बच के कहां भागोगे, एस्केप टू अदर कंट्री। अब इसमें एक और एरर है, एक बार और मैं 2 सेकंड के लिए यहाँ पे फ्रीज करता हूं, आप मुझे बताएं कौन सी एरर मैंने यहाँ पे छोड़ दी है। अदर हमेशा अपने बाद क्या लेगा, प्लूरल नाउन लेगा, कंट्री लिखा है, कंट्री जाना चाहिए। अगर अदर के अदर मुझे यहाँ लगाना है तो अब बहुत सारी कंट्री में तो भागेगा नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, अनदर कंट्री लिख करके छोड़ देना है। अनदर भी यही होता है, एन प्लस में अदर। अनदर का मतलब होता है आपके बाद हमेशा एक सिंगुलर नाउन आएगा, अदर का मतलब आपके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। बढ़े आगे, चलो। कह रहे द लेस एक्सपेंसिव जर्नी इज अ क्लियर फाइनेंशियल एडवांटेज एज द यूएस has been paying the Russians 80 million to put one astronaut into space ever since they stopped NASA's human space launch program। कह रहे जो कम एक्सपेंसिव जर्नी है ना वो एक साफ साफ फाइनेंशियल एडवांटेज है। अच्छा, क्यों? कह रहे क्योंकि यह एस जो अमेरिका है पे करता आ रहा है, हैज बीन पेइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अमेरिका पैसे देता आ रहा है रशियन लोगों को, और कितने, 80 मिलियन डॉलर्स। और क्यों? पुट करने के लिए, रखने के लिए एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस के अंदर। अच्छा, कब से? जब से उन्होंने स्टॉप कर दिया, जब से अमेरिका ने बंद कर दिया नासा के ह्यूमन स्पेस लॉन्च प्रोग्राम को। तो कह रहा अब इससे इनके पैसे भी बहुत बचेंगे। जब से इन्होंने बंद किया प्रोग्राम तब से रशिया से पैसे ये चुकाते आ रहे हैं, 80 मिलियन डॉलर देते हैं। देख लो कितने हो गए, 8 करोड़ डॉलर एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में पहुंचाने के लिए। सेंटेंस में देखने वाली चीज, आज थोड़ा कंजंक्शन देखते हैं। आप लोगों को नए क्वेश्चंस आ रहे हैं बैंकिंग के अंदर, है ना,
कंजंक्शंस वाले, तो अपनी स्पेशल मेंबर स्पेशल वीडियो में तो कंजंक्शन में करवा चुका हूं कई बार, सारी आज कोशिश करेंगे अपने यही पेरिटोरियल में देखें एवर सिंस का क्या काम होता है। फटाफट से मेरे साथ देखें। देखो अगले 5 मिनट में आप इस कंजंक्शन को हमेशा के लिए समझ सकते हैं अगर एक बार आप इसको कोशिश करें समझने की। सबसे पहले एवर सिंस को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा सिंस कंजंक्शन क्या करती है। सिंस के 2 काम होते हैं, बिकॉज या जब से। सिंस से क्या काम होते हैं, बिकॉज या जब से। यूज करके देखें, आई हैव डिसाइडेड टू स्किप द एग्जाम सिंस आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल। मैंने डिसाइड कर लिया है एग्जाम को स्किप करूंगा, नहीं देने जाऊंगा पेपर, बिकॉज सिंस, बिकॉज क्योंकि मैंने प्रिपेयर वेल नहीं किया था। अब यहां पे सिंस की जगह बिकॉज भी रख सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं, बिल्कुल रख दो। आप यहाँ पे एज भी रख सकते हैं, एज का काम भी होता है बिकॉज, है ना। तो सिंस, एज, बिकॉज तीनों का एक ही तरह से काम है जब जब आप क्योंकि की बात करेंगे। समझ गए। अब देखो अगला देखते हैं। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस लास्ट दिसंबर। मैं एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा हूं पिछले दिसंबर से। अब सिंस क्या बता रहे हैं, कब से मैं इस काम को कर रहा हूं। तो सिंस का काम सिर्फ बिकॉज नहीं होता, सिंस का काम ये भी होता है आप उसके बाद कोई घटना बता दें, कोई टाइम ड्यूरेशन बता दें, कोई टाइम पॉइंट ऑफ टाइम बता दें, ताकि आप बता दें कि कब से कोई काम हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा सर, ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है। देख पहली चीज तो ये जो तुम एडिटोरियल पढ़ते हो यही तुम्हारी जो है ना प्रैक्टिस है। आपको ट्रांसलेशन करना तो सीखना ही पड़ेगा ना। ग्रामर कब लगती है, ट्रांसलेशन होने के बाद, सेंटेंस का मीनिंग समझ आने के बाद आप बता सकते हो उसमें क्या गलती है। तो पहला काम तो मीनिंग का यहीं से आप सीख रहे हो। दूसरी अब एक हिंट देता हूं आपको, जब जब ये सेंस इस तरह से यूज होगा जब से तब से, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, मैं प्रिपेयर करता आ रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट भी हो सकता है ना, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे ये लोग पे करते आ रहे हैं किसको, रशिया को, एवर सिंस, है ना, सिंस लगा हुआ इसके अंदर भी। समझ गए। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। शी हैज नॉट ईटन प्रॉपर्ली सिंस हर मदर स्कोल्डेड हर लास्ट नाइट। उसने ठीक से नहीं खाया है जब से उसकी माँ ने उसको लास्ट नाइट पे स्कोल्ड किया, उसको डांटा, या क्योंकि उसकी माँ ने उसको लास्ट नाइट पे स्कोल्ड किया, डांटा। अब इसके दोनों ही मीनिंग है यहाँ पे, है ना। चाहे आप इसको बिकॉज मान लो, चाहे आप इसको सिंस मान लो, है ना। कब से डांटा, जब से डांटा, तब से नहीं खा रही, जैसे मानना है मान सकते हो। समझ गए। अगर मैं इसको सिंस मानूंगा ना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली मेरी कंडीशन पूरी हो रही है। शी हैज नॉट ईटन प्रॉपर्ली में हैज ईटन अपने पास आ गया। अब देखो इसी के अंदर आपको समझना है एवर सिंस कैसे लगाया जाता है। यहीं पे मैं एवर सिंस को ऐड कर सकता हूं और बता सकता हूं इसी सेंटेंस को इसी तरीके से। अब उसका मतलब क्या हो जाएगा, जब से ये काम हुआ ना भाई, जब से ये काम हुआ है तब से उसने नहीं खाया है अच्छे से खाना। अब आपका सवाल होगा सर यहां भी लगा दें एवर सिंस दिसंबर से पहले, यहां मत लगाना, क्यों। ये एवर सिंस का मतलब होता है भाई तब से हो रहा है, तब से हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूं यार मैं प्रिपेयर कर रहा हूं दिसंबर से, इसमें क्या जोर देने की जरूरत है क्या। जब जब आपके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए ना, सीधा सीधा लास्ट दिसंबर, लास्ट जनवरी, जो है 5 o'clock, तब एवर सिंस लगाने की जरूरत नहीं है। एवर सिंस आप लगा दो जब कोई क्लोज आ जाए आपके पास सिंस के बाद, कि भाई लास्ट नाइट को जब उसकी माँ ने उसको डांटा है ना तब से वो नहीं खा रही। तो एवर सिंस क्या करता है, सिंस पे जोर देने का काम करता है, पर सिंस के बाद में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिस पे जोर दिया जाए। समझ गए। द इन्फ्लेशन हैज बीन राइजिंग सिंस द लॉकडाउन स्टार्टेड इन अप्रैल, स्लो डाउन स्टार्टेड इन अप्रैल। इन्फ्लेशन राइज होता जा रहा है जब से स्लो डाउन, मंदी जो शुरू हुई अप्रैल के अंदर। अब देखो यहाँ पे एवर सिंस लगा के मैं जोर दे सकता हूँ मंदी पे। भाई जब से मंदी शुरू हुई है ना, जब से मंदी शुरू हुई है तब से इन्फ्लेशन राइज होता आ रहा है। समझ गए ना। एवर सिंस के बाद कोई ऐसी चीज हो जिस पे आप जोर देना चाहें सिंस के बाद, तो आप उसके पहले एवर लगा के उस चीज पे जोर दे डालें। बस सिंपल सा कंजंक्शन है, एक बार में समझ सकते हो। अब इसमें कुछ नहीं बचा एवर सिंस के अंदर। बढ़े आगे। चलो कह रहे 10 स्पेस एक्स comes in to provide advantages in cost, innovation and safety। कह रहे इस तरीके से स्पेस एक्स जो है कम इन होता है, निकल करके आता है प्रोवाइड करने के लिए एडवांटेज को, फायदे को, कोस्ट में, आपकी कीमत में, इनोवेशन में और सेफ्टी के अंदर। तो सेफ्टी भी मिलेगी, कॉस्ट भी कम होगी और इनोवेशन भी करेगा। ये स्पेसएक्स इस काम को करने के लिए कम इन होता है। इनोवेशन जानते हैं ना, नई सोच करना, कुछ नया सोचना, कुछ इन्वेंट करना, है ना, इनोवेशन। सेंटेंस में देखने वाली एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। एक ऐसा क्वेश्चन है, आप में से ज्यादातर लोग मेरे हिसाब से नहीं इसको कर पाएंगे। कम इन टू तो आपने देख लिया, कम्स इन टू प्रोवाइड, है ना, ये काम तो आपने देख लिया इसका। अब मैं अगर आपसे पूछूं कम इन फॉर का क्या मतलब होता है। द WHO हैज कम इन फॉर सीवियर क्रिटिसिज्म एवर सिंस द कोरोना अटैक द वर्ल्ड, है ना। ऐसे ही दूसरा भी आपके पास सेंटेंस है, आप मुझे बताएंगे कम इन फॉर का क्या मतलब होता है।
मैंने आपको इसको ना खबरी पे करवाया था फ्रेजल वर्ब वाली सीरीज में, तो कोशिश करें अगर याद है तो फिर मैं आपको बताता हूं। जिनको पता हो जरूर से डालना कमेंट सेक्शन में, है ना। चलो, कम इन फॉर का मतलब होता है किसी चीज को पाना या ऑब्टेन करना। WHO हैज कम इन फॉर सीवियर क्रिटिसिज्म। WHO को मिल चुका है, ऑब्टेन कर चुका है बहुत सारा क्रिटिसिज्म, है ना। WHO बहुत सारे क्रिटिसिज्म के नीचे आ चुका है जब से कोरोना अटैक किया वर्ल्ड को। ध्यान देना, एवर सिंस द कोरोना अटैक द वर्ल्ड, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप कम इन फॉर को यूज करते हैं। ही विल बी कमिंग इन फॉर अ ह्यूज प्रॉपर्टी व्हेन हिज अंकल डाइज। वो कम इन फॉर होगा, पाएगा बहुत सारी प्रॉपर्टी को जब उसके अंकल की डेथ होती है। कम इन फॉर किसी चीज को अचीव करना, किसी चीज को पाना। खूबसूरत फ्रेजल वर्ब है, ज्यादा लोगों को नहीं पता होती। चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन द 2000s व्हेन मिस्टर मस्क showed off his rockets and lobbied in Washington DC, he was mostly ignored, and yet now NASA wants him to find customers for space flights। कह रहे सन 2000 के करीब जब मस्क साहब ने शो ऑफ किया, सबको दिखाया अपने रॉकेट्स को, और लॉबी किया वॉशिंगटन डीसी के अंदर, है ना। वॉशिंगटन डीसी के अंदर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की डीसी के अंदर नेताओं से। कह रहे जब सन 2000 में ऐसा हुआ था तो कह रहा उसको मोस्टली इग्नोर किया गया था, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कह रहे फिर भी अभी जो है ना, फिर भी येट अभी नाउ नासा चाहता है उसको फाइंड करना कस्टमर्स को स्पेस फ्लाइट्स के लिए। तो ये ना मस्क साहब जो है, इलॉन मस्क, इनको देखना आप यूट्यूब पे, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। ये मॉडर्न डे साइंटिस्ट कहे जाते हैं, इन्वेंटर है अपने आप के अंदर, है ना। बिलियनर आदमी है, पैसे की कमी नहीं है, टेस्ला मोटर्स का मालिक है, स्पेस एक्स के अंदर खुद है ना रॉकेट्स को बनाने का, डिजाइन करने का काम करता है, और बोलता है मैं पूरी दुनिया को एक दिन इस फ्यूल से, एक जो ना कोल वाला जो पेट्रोलियम फ्यूल है, इससे आजादी दिला दूंगा। मतलब इसके बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स इसने दुनिया के लिए बनाए हैं, वर्ल्ड के लिए, कि मैं चांद के ऊपर एक बस्ती बसाऊंगा, है ना। इस तरह की बड़ी बड़े काम जो है ना करने की कोशिश करता है। तो कह रहे जब 2000 के अंदर ये आया था ना ऐसी बातें करने अपने रॉकेट्स लेकर के, तब इसको सबने इग्नोर कर दिया। आज वही नासा आया इसके पास हाथ जोड़ के कि आप तो ये काम कर सकते हो, मेरे लिए कंज्यूमर को, कस्टमर्स को ही फाइंड करके लाओ ताकि हम थोड़ा पैसा कमा सके आप और हम मिलके। समझ गए सेंटेंस को? आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, इसको जरूर से फॉलो करें, ट्विटर पे भी मिल जाएंगे आपको, है ना। यूट्यूब पे इनकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। कह रहा दिस कैन एक्सपेंड द पावर ऑफ यूएस कॉमर्स एक्सपोनेंशियली। ये जो चीज है ना एक्सपेंड कर सकती है ताकत को यूएस के कॉमर्स की, अमेरिका के व्यापार की, एक्सपोनेंशियली तरीके से। एक्सपोनेंशियली क्या होता है, किसी के पास 10 रुपए हैं, उसको 12 रुपए दे दो तो 2 रुपए बढ़ गए। परसेंटेज टर्म में देखो तो कितना बढ़ा, 0.2%, है ना। तो मतलब 20%। अगर मैं उसको 10 के 100 कर दूं तो 10 की पावर बढ़ गई, हिंदी बोलते हैं घात। तो जब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है ना, तब आप घात वाइज इंक्रीज करते हो, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4। बस यहाँ पे अमेरिका का कॉमर्स जो है ना एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, इस तरीके से बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड में जो है इंक्रीज होगा। कह रहे जापानीज बिलियनर यासुको माइजावा, है ना, हैज ऑलरेडी साइंड अप एज अ पोटेंशियल ट्रैवलर टू द मून एंड बैक। कह रहे ट्रैवलर साहब हैं, ये जो बिलियनर साहब हैं, जापानीज हैं, इन्होंने ऑलरेडी साइन अप कर दिया है, इन्होंने पहले से ही फॉर्म भर दिया है। साइन अप करना मतलब किसी काम के लिए अपनी मंजूरी को दे देना और जाकर के पैसे भी जमा करवा देना। तो कह रहे इन्होंने इस काम के लिए अपनी हरी झंडी दे दी है, तैयार हो गए हैं। और कैसे, एक पोटेंशियल ट्रैवलर के रूप में, एक ऐसे यात्री के रूप में, और कहां पे, जो है मून तक और वहां से वापस। तो कह रहे इन्होंने पैसा वैसा सब दे दिया है कि मुझे मून पे भेज दो और वापस भी ले आओ, घुमा करके मुझे ले आओ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा विद दिस पार्टनरशिप अमेरिकन्स हैव टेकन येट अनदर लीप ऑफ फेथ इन क्रिएटिंग कॉमर्स इन स्पेस। कह रहे इस पार्टनरशिप के साथ ही, किस किस की, स्पेसएक्स और नासा की। कह रहे इस पार्टनरशिप के साथ ही अमेरिका ले चुका है, अमेरिकन ले चुके हैं एक और लीप ऑफ फेथ को। लीप ऑफ फेथ क्या होता है, भरोसे का कदम। एक और भरोसे का कदम ये उठा चुके हैं क्रिएट करने में कॉमर्स को, व्यापार को स्पेस के अंदर। तो अब ये जो ना सबको विश्वास हो गया अमेरिका पे कि स्पेस के नाम पे अमेरिका खूब पैसा आगे फ्यूचर के अंदर कमाने वाला है। लीप ऑफ फेथ को इन्होंने ले लिया है। आगे बढ़े। कह रहे इफ हिज प्लान्स गेट रियलाइज्ड मिस्टर मस्क वुड मेक स्पेस फ्लाइट्स एज कॉमन एज डोमेस्टिक फ्लाइट्स। कह रहे ये ऐसा आदमी है, अगर इसका प्लान रियलाइज हो गया ना, ये आदमी के अगर सारे प्लान सच हो गए, रियलाइज हो गए, रियल हो गए, तो मिस्टर मस्क है ना, वो बना सकते हैं स्पेस फ्लाइट्स को उतना ही कॉमन जितना कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स। जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट चलती है ना, अभी आप जो है जयपुर से भोपाल चले गए फ्लाइट पकड़ के, 15 मिनट पहले आपने सोचा, आधे घंटे बाद टिकट बुक की, ऐसे ही एक दिन ऐसा आएगा आपकी इच्छा होगी यार मून जाकर के
चांद पे जाकर के घूम करके आ जाओगे। तो कह रहे यही वो आदमी है, इसके ऐसे ऐसे प्लान्स हैं। सिंपल सेंटेंस है। एज कॉमन एज को देखे सिमिली बोलते हैं, इसका काम होता है दो चीजों को करना कनेक्ट, उन दोनों को कंपेयर करवाना, है ना। वीरेंद्र सहवाग प्लेस एज वेल एज सचिन तेंदुलकर, इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। एज कॉमन एज यूज ऑफ सिमिली है ना, इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। आज मैं सिर्फ आपसे एक डिस्कस करूंगा, इसके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाना। तो एज गुड एज हो सकता है, एज बेटर एज नहीं हो सकता। एज अगली एज हो सकता है, एज अगलियर एज नहीं हो सकता। हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी बीच में। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की एरर आती है इसके ऊपर, बीच में लोग लगा देते हैं आपको एग्जामिनर, आपको उसको पॉजिटिव डिग्री में बदल देना है। इस पे 3-4 कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं फिर लूंगा आने आजकल के किसी जो है ना सेशन के अंदर। कह रहा है टेक्नोलॉजिकली इट इज अ रिमार्केबल फीट, टेक्निक के हिसाब से ये एक रिमार्केबल फीट है, एक ऐसी अचीवमेंट है, अकॉम्प्लिशमेंट है, फीट है जो बड़ा रिमार्केबल है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फीट समझ गए ना, आप कोई माइलस्टोन रखें, अकॉम्प्लिशमेंट लें, उसको कहते हैं आपका एक फीट। कह रहे द कोलैबोरेशन ब्रिंग्स इन अ विलिंगनेस टू फेल व्हिच हैज केप्ट स्पेसएक्स अलाइव। कह रहे जो कोलैबोरेशन है ना, ये ब्रिंग इन करती है, ये लेकर के आती है एक विलिंगनेस को फेल होने की, नाकामयाब होने की एक आजादी को, एक इच्छा को। कह रहे जिसने ही स्पेस एक्स को अलाइव रखा है, जिसने इस कंपनी को जिंदा रखा है। बहुत गहरी लाइन है। कह रहे इस कोलैबोरेशन में क्या है, फेल होने से कोई नहीं डरता। सब लोगों ने पहले सोच लिया है कि हम फेल जरूर होंगे अपने काम के अंदर, पर हम फेल होने से डरेंगे नहीं। तो ये ब्रिंग इन करके ले आई इस विलिंगनेस फेल के आइडिया को, कि हम फेल होंगे पर फेल होकर के हम फिर से फॉर्मूला को बनाएंगे। कह रहा है इसी आइडिया ने, इसी विलिंगनेस ने स्पेस एक्स को आज तक अलाइव रखा है जो है नासा के साथ। समझ गए सेंटेंस को। विलिंगनेस होता है आपकी रेडीनेस, किसी काम को करने की आपकी इच्छा। इसके एंटोनिम मैं कई बार बता चुका हूं, पहले आप मुझे बताएंगे फिर मैं आपको बताता हूं। 5 सेकंड का यहां पे गैप लेते हैं। चलिए बड़ा अच्छा, इसका सिनोनिम है, एंटोनिम है रिलक्टेंस, है ना, किसी काम को ना करने की आपकी इच्छा। और दूसरा क्या है, LOATH लोथ, किसी काम को ना करने की आपकी इच्छा। इस लोथ के आगे ई लगा देंगे तो ये बन जाएगी किसी काम से आपकी जो है हेट, है ना। हेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आपकी रिलक्टेंस की बात हो रही है, तो ई को निकाल देते हैं। बढ़े आगे। कह रहे दिस इज कपल टू द प्रोपेंसिटी टू क्वालिफाई एवरी कंपोनेंट विच हैज बीन नासा's स्ट्रेंथ। कह रहे ये जो ऊपर वाली चीज है ना, विलिंगनेस टू फेल, ये कपल हो गई है, ये कपल टू हो गई है, जा मिली है किसके साथ, जो क्या बोलते हैं उसको, है ना, जुगलबंदी कर ली है इसने किसके साथ, उस प्रोपेंसिटी के साथ, उस इंक्लिनेशन टेंडेंसी के साथ, जो कि है क्वालिफाई करना हर कंपोनेंट को। हर चीज को मैं क्वालिफाई करूंगा, हर चीज को मैं अच्छे से मास्टर करूंगा। कह रहे जो कि रहा है नासा की स्ट्रेंथ, जो कि रहा है नासा की जो है ताकत। तो कह रहे एक तो ये फेल होने से नहीं डरते हैं, दूसरा नासा कहता है हर चीज को मैं क्वालिफाई करूंगा, क्वालिटी मटेरियल यूज करूंगा हर काम के अंदर, हर चीज को अच्छे से समझूंगा। इस चीज ने, इस प्रोपेंसिटी ने इस चीज के साथ मिलकर कपल बना करके नासा की स्ट्रेंथ को सबके सामने लाया है। समझ गए ना। प्रोपेंसिटी वर्ड को नोट करें, आपकी प्रोपेंसिटी होती है किसी काम को करने की आपकी प्रवृत्ति, है ना। टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, प्रोक्लिविटी सब इसके सिनोनिम है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा नासा हैज पार्शली आउटसोर्स्ड इट्स वर्क ऑफ इनोवेटिंग, टेस्टिंग एंड बिल्डिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू मार्केट प्लेयर्स सच एज स्पेस एक्स। कह रहा नासा ने आउटसोर्स कर दिया है, नासा ने काम को बाहर दे दिया है, आउट कर दिया सोर्स को। और किसको, इसके उस काम को, अच्छा कौन सा है, इनोवेट करने का है, टेस्ट करने का है और बिल्ड करने का नई टेक्नोलॉजी को। और किनको, मार्केट प्लेयर्स को, जैसे कि हैं स्पेस एक्स। तो इसने ज्यादातर अपना काम जो है ना बाहर की कंपनियां हैं, कमर्शियल कंपनी को दे दिया कि आप ही सोचो, आप ही बनाओ और आप ही बिल्ड करके हमें ला करके दो। कह रहा इट हैज मेड क्लियर इट्स डिजायर टू इनवाइट मोर सच इनोवेटिव स्पेस कंपनीज टू पार्टिसिपेट। कह रहे ये जो इट है ना, नासा जो है इट, ये मेड क्लियर कर चुका है, साफ कर चुका है अपनी इच्छा को इनवाइट करने की और सच जो है ना इनोवेटिव कंपनी को स्पेस के डोमेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कह रहे स्पेस एक्स तो आ गया है, आप और कंपनियां जो है ना इलॉन मस्क जैसी वो भी आ सकती हैं, हमारे साथ नासा के साथ आकर के काम कर सकती हैं। सिंपल है, यहां से फास्ट प्रोसेस करते हैं, आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। कह रहे इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ऑल्सो ओपनड अप द स्पेस सेक्टर इंक्लूडिंग इसरो फैसिलिटीज टू प्राइवेट प्लेयर्स। कह रहे इंडिया जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नीचे, अंडर इनके जो है काल के राज के अंदर, कह रहे इसने भी ओपन अप कर दिया, खोल दिया है स्पेस के सेक्टर को। कह रहे जिसमें शामिल है क्या, इसरो की फैसिलिटीज प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। तो अभी हमने ओपन कर दिया है, इसमें एफडीआई आ गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी आकर के इसरो से सेवाएं भी ले सकती है
और इसरो के अंदर अपना निवेश भी कर सकती है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। तो इसरो आजकल प्राइवेट कंपनीज को भी ना अपने ड्रोन व्रोन दे करके अपने उनसे पैसे लेकर के अपनी सर्विसेज देता है। कह रहा है द इमर्जेंस ऑफ सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स हियर will likely depend on how well they stand up against the American example of flying for failure। कह रहे जो इमरजेंस है ना, जो निकल करके आने का काम है, इमरजेंस है ना, और किसका? सक्सेसफुल कामयाब पार्टनरशिप का, साझेदारियों का। हियर यहाँ पे कह रहे जो इमरजेंस है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली लाइकली बहुत संभावित तरीके से डिपेंड ऑन करेगी, एक ही चीज पे निर्भर होगी, और वो चीज क्या है, कौन सी चीज होगी? कितने अच्छे तरीके से ये पार्टनरशिप स्टैंड अप अगेंस्ट होती हैं, कितने अच्छे तरीके से सामने खड़ी होती हैं चुनौती दे करके, किसके? अमेरिकन एग्जाम्पल के, अमेरिका के उदाहरण के, और का है अलाउइंग फॉर फेलियर, जो कि नाकामयाबी को अलाउ करता है। अमेरिका में ऐसा चल रहा है आज की डेट में कि आप नाकामयाब होते हो तो अच्छी बात है, स्पेस के फील्ड में नाकामयाबी का मतलब है आप कुछ नया ही निकाल करके लाओगे, इसमें से आपने जो चीज आज बनाई है उसमें और कमियों को आप दूर करोगे। पर इंडिया में आज भी ऐसा नहीं होता। तो कह रहे ये जो है ना, कितना सक्सेसफुल होगा इंडिया का शगुफा, ये इसी पर डिपेंड करेगा कि अमेरिका के एग्जाम्पल के आप सामने हम कैसे उससे चुनौती लेते हैं। वो लोग फेलियर से नहीं डरते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास पैसा कम है, हम फेलियर से बहुत डरते हैं। समझ गए ना? ट्रांसलेशन में नहीं जाना, ट्रांसलेशन से थोड़ा आगे बियॉन्ड अपने को जाना है। सेंटेंस में देखने वाले दो बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले डिपेंड के बाद में ऑन या अपॉन आता है, मैंने आपको बताया बहुत बार। डिपेंड का सिनोनिम है हिंज, इसके बाद में भी ऑन या अपॉन आता है। डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन, हिंज ऑन, हिंज अपॉन, है ना। बार बार बताता हूं ताकि सुन सुन के ही आपको याद आ जाए पेपर के अंदर। दूसरी चीज, आप मुझे बताएंगे इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या गलती है, और अगर गलती नहीं है तो क्यों गलती नहीं है। एक के अंदर मैंने इन्वर्जन किया है, दूसरे के अंदर मैंने इन्वर्जन नहीं किया है। आप मुझे बताएंगे कैसे अपने हाउ नाम के इस वर्ड को यूज करते हैं। देख के बताएं मुझे किसके अंदर गलती है, कमेंट में डालें ताकि मैं आपको बता पाऊं। जो लोग कोशिश करेंगे ना वो हमेशा याद रखेंगे, तो कोशिश आपको करना है। चलो देखो, हाउ है ना, दो काम करता है। एक तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, एक इंट्रोगेटिव कंजंक्शन है ना। इंट्रोगेटिव नहीं, कंजंक्शन है, रिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं इसको। तो हाउ का काम क्या होता है, या तो क्वेश्चन के अंदर शुरू में आकर के, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के अंदर, प्रश्नात्मक क्वेश्चनों के अंदर शुरू में आकर के सेंटेंस को इन्वर्ट कर दूं। आपको पता होगा छोटा सा कॉन्सेप्ट, जब भी आप किसी से सवाल पूछोगे ना तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आएगी। हाउ डिड इंडिया विन द मैच, भाई कैसे जीता इंडिया ने मैच, हाउ डिड इंडिया विन द मैच। अगर आप ऐसा लिखते हो ना, हाउ इंडिया, इंडिया और यहाँ पे विन की जगह कर देते हो वन द मैच, वन द मैच, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपनी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले देता है। सब्जेक्ट कौन है? इंडिया। इंडिया से पहले वन में से डिड निकाल दो और वन का बना दो विन, है ना। टेंसेज वीडियो मैंने आपको सिखाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं अपने अफर्मेटिव से। अब देखो दूसरी जगह अगर अपने इसी हाउ को देखें तो मैंने क्या लिखा, भाई मुझे समझ नहीं आता, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, कैसे इंडिया मैच जीत गई, है ना। अब आपकी इच्छा होगी यार जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ भी कर दूं, पर ध्यान देना यहाँ पे हाउ एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, सेंटेंस के अंदर सवाल नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सेंटेंस एक है ना अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मान लो इसको मैं चेंज कर दूं पूरे को, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मान लो लिख दो फिजिक्स, आई डू नॉट अंडरस्टैंड फिजिक्स, मैं ये ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना मैं। तो फिजिक्स को, मैथमेटिक्स को, एक सिंगुलर सब्जेक्ट को जो अंडरस्टैंड वर्ब का बन सकता था एक ऑब्जेक्ट, मैंने एक फ्रेज से बदल दिया, हाउ इंडिया वॉन द मैच। ये पूरी चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं हो रहा, यहाँ पे एक सीधा सा एक सवाल है, सीधा सा एक स्टेटमेंट मिला हुआ है। इस केस में इन्वर्जन नहीं होगा, हाउ इंडिया वॉन द मैच सही होगा, है ना। घुमाना होता ना मेरे को, तो यहाँ पे मैं आपको इन्वर्जन करके देता, आपको उस इन्वर्जन को सही करना होता। बढ़े आगे, चलो। कह रहा फ्लाई, टेस्ट, फेल, फिक्स हैज बीन द रूब्रिक फॉलोड बाय स्पेसएक्स। कह रहा उड़ो, टेस्ट करो, फेल हो जाओ और फिर फिक्स करो, है ना। उड़ो, उड़ो, ऊपर जाओ, नीचे गिरो और फिर उस जो है अपनी कमी को दूर करो। कह रहा यही रूब्रिक रहा है, फॉलो किया जिसको स्पेस एक्स ने। रूब्रिक क्या होता है? आपका तकिया कलाम रूल, है ना, जिसको वो आपने सुना होगा ना, ईट, स्लीप, कॉन्कर, डिफीट। अगर जो लोग WWE के शौकीन है तो ब्रॉक लेसनर की टी शर्ट पे लिखा हुआ आता था, तो वो उसका रूब्रिक था, उसका तकिया कलाम था वो। तो ये तकिया कलाम रूल जो है ना, इन्होंने स्पेस एक्स वालों ने बना रखा है कि हम उड़ेंगे, फेल होंगे और फिर से अपना काम जो है उसको सही करेंगे। बढ़े आगे, कह रहा है इंडिया हैज नॉट विटनेस्ड सच ह्यूज एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस एक्सेप्ट बाय द स्टेट लेड इसरो। कह रहा है इंडिया जो है ना, उसने आज तक विटनेस नहीं किया। विटनेस करना मतलब किसी चीज की गवाही देना,
किसी चीज का गवाह बनना। इंडिया आज तक साक्षी नहीं बना है, उसने देखा नहीं है, गवाह नहीं हुआ है वो किसका, इतने बड़े एक्सपेरिमेंट का। कहां पे, अंतरिक्ष में, स्पेस में, सिवाय बाय द्वारा जो स्टेट लेड इसरो के द्वारा हुआ था। स्टेट लेड मतलब जिसको स्टेट हमारी गवर्नमेंट लीड करती है, जिसकी अगुवाई हमारी सरकार करती है। तो कह रहे इसके द्वारा जो हुआ था ना, उसके सिवाय हमने कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट आज तक हमने देखा नहीं है। अब ये बताएगा एक्सपेरिमेंट कौन सा वाला है ये। कह रहा है इट्स मोस्ट रिसेंटली सेलिब्रेटेड वन। ये वो वाला है जो इसका सबसे रिसेंट में सेलिब्रेटेड है, जिसको हमने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया है, वो वाला वन है। और कौन सा है वो, बीइंग वो होने वाला है मार्स ऑर्बिटर मिशन एट अ कॉस्ट ऑफ 7 रुपी पर किलोमीटर। तो ये मार्स वाला जो मिशन था 7 रुपए पर किलोमीटर पे हमने मार्स में भेजा था हमारे ऑर्बिटर को। तो कह रहे ये वाला मिशन। अच्छा कौन सा मिशन था, कह रहा विच इज चीपर देन ऑटो रिक्शा ट्रेवल एज साइटेड बाय मिस्टर मोदी हिमसेल्फ फेमसली। कह रहे जो कि चीपर है, सस्ता है मुकाबले ऑटो रिक्शा ट्रेवल के, जैसा कि साइट किया गया था, हवाला दिया गया था मोदी साहब के द्वारा हिमसेल्फ खुद फेमसली, बड़े फेमस तरीके से। तो कह रहे ये जो ऑर्बिटर वाला काम है ना, इसके अलावा हमने आज तक कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट देखा नहीं। और ये वो वाला काम था, 7 रुपए पर किलोमीटर पे हमने मंगल पे एक जो ना ऑर्बिटर को भेज दिया। सेंटेंस में देखने वाली चीज, इंडिया आपका सब्जेक्ट, हैज नॉट विटनेस आपकी वर्ब। अच्छा एक चीज है यहाँ पे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया है, सेंटेंस तो आप समझ गए होंगे। आप मुझे फटाफट से बताएंगे इसके अंदर क्या गलती है सेंटेंस के अंदर। सब लोग ट्राई करेंगे, कुछ नया नहीं है जो मैंने करवाया नहीं, पहले करवा चुका हूं। आप पहले ट्राई करें फिर मैं बताता हूं। चलो देखो यहां पे लिखा था विच इज चीपर देन ऑटो रिक्शा ट्रेवल। अगर मैं यूं बोल दूं भाई ये दुगना सस्ता है ऑटो रिक्शा ट्रेवल से, मान लो ऑटो रिक्शा ट्रेवल है 14 रुपए की, ये 7 रुपए का है, तो दुगना सस्ता हो गया ना। सस्ता नहीं है, दुगना सस्ता है, आधे रेट पे ही हमें मिल रहा है। बस वही मैंने लिखने की कोशिश की, विच इज 2 टाइम्स चीपर देन ऑटो रिक्शा ट्रेवल। अच्छा इस 2 टाइम की जगह मैं डबल भी लिख सकता था, इसकी जगह मैं ट्रिपल भी लिख सकता था, इसकी जगह मैं 4 टाइम भी लिख सकता था। कहने का मतलब क्या, जो आप यूज करना चाहो एडवर्ब आप इसको वहां पे यूज कर सकते हो चीपर से पहले। अब कॉन्सेप्ट इसी में बनता है, जब जब आपके पास कंपैरेटिव डिग्री से पहले 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ट्रिपल, डबल इस तरह के एडवर्ब्स आ जाए, तो उस सेंटेंस को आपको एरर को कैसे सही करना है। देखो एरर को ऐसे सही करना है, इन दोनों को एक साथ नहीं आने देना, लॉजिक को समझो, इन दोनों को एक साथ नहीं आने देना। ये दोनों है ना ट्रिपल चीपर, डबल चीपर, ये चीज है ना गलत होती है इंग्लिश के अंदर। अच्छा इन दोनों को साथ नहीं आने देना, क्या करें सर, इस चीपर का चीप बना देते हैं। आपने बोला कंपैरेटिव डिग्री को यूज नहीं करना है तो पॉजिटिव डिग्री बना देते हैं, विच इज ट्रिपल चीप देन ऑटो रिक्शा ट्रेवल। देखो जैसे इसको चीप बनाओगे ना, इस देन का कुछ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देन लगाया है तो आपको यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत थी, है ना। तो इसको चीप बनाने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि इस देन वाले क्लॉज को आप करने वाले क्या हो, देन के लिए चीपर जरूरी है और चीपर के साथ ट्रिपल आ नहीं सकता, ट्रिपल को आप हटा नहीं सकते, हटाते ही आपका सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा, है ना। विच इज चीपर, अरे भाई कितना चीपर। अब इसमें क्या धर्म संकट में फंस गए आप, करना क्या है, इस पूरे को बदल दो, ये तीनों एक साथ में एक दूसरे के नहीं आ सकते। तो क्या लिखें इसको, विच इज थ्राइस, थ्राइस या ट्रिपल या डबल एज चीप एज ऑटो रिक्शा ट्रेवल। समझे, देन भी निकल गया, थ्राइस के साथ में चीप भी आ गया, है ना, देन भी निकल गया और चीपर भी निकल गया और थ्राइस के साथ में चीप भी आ गया। सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इस तरीके से इसको अपने को सॉल्व करना है। थ्राइस एज चीप एज ऑटो रिक्शा ट्रेवल, ट्वाइस एज एक्सपेंसिव एज ऑटो रिक्शा ट्रेवल, डबल एज ब्यूटीफुल एज, है ना। इस तरीके से आप इसको यूज करें। बढ़ेंगे आगे, लॉजिक के साथ चलना है, सब चीजों के पीछे का लॉजिक दे रहा हूं, कोई भी किसी की भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए सर मैं रूल भूल जाता हूं, मैं रट्टे मरवा ही नहीं रहा आपको, मैं तो लॉजिक बता रहा हूं मैथ्स वाला। चलो कह रहा है इंडिया और इसरो ऑलरेडी हैज अ कॉम्पिटिटिव एज इन द ग्लोबल मार्केट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो के पास पहले से ये कॉम्पिटिटिव एज है, प्रतियोगी रूप पे एक जिसके पास एडवांटेज है, एज है दुनिया भर के बाजार में स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसरो तो सबसे आगे है ही, है ना। सबसे आगे क्या मतलब बहुत आगे वाले जो हैं उनमें से एक है इसरो। कैसे है बताएगा, द ओपनिंग अप ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज could harbor many an innovation of this kind. However, it calls for a high degree of accountability coupled with a non-partisan approach ऑन पार्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स। कह रहा ओपनिंग अप का काम है ना स्पेस टेक्नोलॉजी को, स्पेस टेक्नोलॉजी को खोलने का जो काम है, सबको इनवाइट करने का काम है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर। जो कह रहे ये हार्बर कर सकता है, ये फल फूल होने दे सकता है, ये पनाह दे सकता है। हार्बर देना मतलब किसी चीज को पनाह देना। ये कह रहा है ये पनाह दे सकता है बहुत सारी इनोवेशन को इसी तरह की ऑफ दिस काइंड। कह रहा फिर भी हावेवर ये कॉल फॉर करता है, ये मांग करता है एक बहुत ही हाई डिग्री
ऑफ अकाउंटेबिलिटी की, बहुत ज्यादा जो है जवाब देगी। किसके साथ कह रहे, कपल्ड विद जुगलबंदी के साथ, एक ऐसी अप्रोच के जो नॉन पार्टीसन हो, बिल्कुल भी तरफदारी करने वाला नहीं हो, बिल्कुल भी बायस ना हो, और किसकी तरफ, सब प्लेयर के पार्ट पे, सब प्लेयर्स की जो है तरफ से। समझो इस सेंटेंस को। स्पेस टेक्नोलॉजी को आप खोल दो, इससे बहुत सारी इनोवेशन जो है निकल करके आएंगी, लेकिन जरूरत है यहाँ पे, कॉल फॉर है बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हो, जिसके साथ में जुगलबंदी में हो एक ऐसी अप्रोच जिसमें किसी की भी तरफदारी ना हो, बिल्कुल भी बायसनेस ना हो हर प्लेयर की तरफ से। सरकार भी बायस ना हो, कंपनी भी बायस ना हो, सबके सब लोग ईमानदारी से काम करें और जवाबदेही से काम करें, तभी ये काम हो सकता है। देखने वाली सेंटेंस के अंदर पहले वोकैबुलरी देखते हैं, फिर कूल कॉन्सेप्ट, आज ग्रामर कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट उसको देखेंगे। नॉन पार्टीसन, जो कोई पार्ट में विभाजित ना हो, किसी भी हिस्से की तरफ नहीं झुके, अनबायस्ड हो, जस्ट हो, उसको कहते हैं नॉन पार्टीसन, है ना। कॉल फॉर, कॉल अपॉन, दोनों का मतलब होता है किसी चीज की डिमांड करना। कॉल फॉर करते हो ऐसी चीजों का जो इंसान नहीं है, कॉल अपॉन करते हो ऐसी चीजों का जिसमें जान है। पीएम कॉल्ड अपॉन द पीपल ऑफ द कंट्री एंड द पीपल कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक, है ना। छोटा सा इनके बीच में डिफरेंशिएशन है, बार बार सुनोगे तो याद आपको रहेगा। अच्छा, अब अपना मेन जो कॉन्सेप्ट आज का, आप मुझे बताएंगे इन सेंटेंसेस में क्या एरर है, इन पांचों सेंटेंसेस के अंदर क्या एरर है, फिर मैं आपको आज का कॉन्सेप्ट बताता हूं। सब कोशिश करेंगे, करवा चुका हूं मैं महीना भर पहले, है ना। नए वालों को तो चलो माफ है, पुराने वालों को माफ नहीं है भाई, किसी को भी, सबको आना चाहिए। चलो कमेंट में डालना। अब देखो, मैनी ओकेजन्स हैव पास्ड बाय बट ही कुड नॉट प्रूव हिज वर्थ। पास बाय का मतलब क्या होता है, गुजर जाना, है ना, कंफ्यूज मत होना इसमें। पास बाय फ्रेजल वर्ब है, गुजर जाना किसी चीज का। बहुत सारे मौके गुजर गए पर वो अपना वर्थ प्रूव नहीं कर पाया। मैनी क्या है यहाँ पे, ओकेजन्स के बारे में बता रहा है। ओकेजन्स कैसे हैं, बहुत सारे हैं। मैनी के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, रूल नंबर 1, है ना। सिंपल रूल है तो पता ही होगा आपको, मैनी के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन को यूज करना है, क्योंकि सिंगुलर के लिए अपने मैनी को नहीं लगाते। चलो रूल नंबर 2 पे आते हैं। मैनी एन ओकेजन्स हैव पास्ड बाय बट ही कुड नॉट प्रूव हिज वर्थ। मैनी एन जो है ना, मैनी एन, इसके बाद में सिंगुलर तो नाउन आएगा, सिंगुलर तो नाउन आएगा, और सिंगुलर ही इसकी वर्ब आएगी, ठीक है। अब देखो ये रूल बता रहा हूं मैं, अब इसके पीछे का लॉजिक समझना मेरे साथ। मैनी के साथ में प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, वर्ब कैसे आई है आई है ना। नाउन कैसा है, ओकेजन्स प्लूरल आया। मैनी एन के साथ में ओकेजन्स नहीं मेरे भाई, यहाँ आएगा ओकेजन, और वर्ब प्लूरल नहीं, हैव की जगह यहाँ आएगी हैज। अब देखो ये क्यों होता है, मान लो आपके पास 5 आदमी हैं, पांचों के लिए मैं बोल रहा हूं यार, ये सबके सब इसी तरीके से काम करते हैं, है ना। ये सबके सब होशियार है, ये सबके सब नालायक है ना। मैं यूं बोल दूं, इस क्लास के ज्यादातर बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस क्लास के नालायक हैं, है ना। मैं बोल दूंगा मैनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर वर्थलेस, मैं ऐसा बोल सकता हूं। पर जैसे मैं मैनी एन लगाऊंगा ना, उसका मतलब क्या होगा, इस क्लास के बहुत सारे लड़के नालायक हैं, हर एक एक लड़का उनमें से नालायक है। समझ मेरी बात को, इस क्लास के बहुत सारे लड़के नालायक हैं, मैनी एन लगा के बता रहा हूं, एक एक लड़का इस क्लास का नालायक है, जिन लड़कों को मैं नालायक बोलना चाह रहा हूं उनमें से। तो मैनी एन क्या करता है भाई, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये बहुत सारे में से एक एक पकड़ के सबकी बात करेगा। तो अपने क्या करेंगे इसके साथ, जब एक एक की बात हो रही है ना, एन लगा ओकेजन के हिसाब से, या कोई और चीज होती तो ए लग जाता। जब ए एन लग रहा है इसके आगे तो मेरे भाई यहाँ पे ओकेजन्स नहीं आएगा। ग्रामर के हिसाब से चलोगे तो ए एन के बाद वैसे भी एस नहीं आता, और वैसे लॉजिक के हिसाब से चलोगे तो मैनी एन का नेचर आपने समझ लिया, अपने साथ में ये एक एक करके बात करता है। एक एक मौका निकल गया, बहुत सारे निकले, एक एक निकल गया, है ना, पास बाय हो गया, पर वो अपना वर्थ प्रूव नहीं कर पाया। तो वर्ब भी सिंगुलर और इसके साथ में नाउन भी सिमिलर। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई हैव बीन टू द यूएसए मैनी टाइम्स। मैं यूएसए में बहुत बार जा चुका हूं, मैनी टाइम्स होता ना तो ठीक था, आई हैव बीन टू यूएसए मैनी टाइम्स, पर मैं कह रहा हूं मैनी अ टाइम्स, मैं बहुत बार एक एक करके यूएसए में जा चुका हूं। एक एक बार जब मैं गया हूं, मैं उस पर जोर दे रहा हूं, तो मैं क्या लिखूं, मैनी अ टाइम। समझ गए ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैनी के बाद में, मैनी एन के बाद में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर जो वर्ब, क्योंकि मैनी ए मैनी एन एक एक को पकड़ करके उस पर एम्फसाइज करता है। अब देखो ये लास्ट वाले दो है ना, इनको आपको करना है सही। ये तो है एक प्रोवर्ब, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, बहुत छोटी छोटी चीजें मिलकर के बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिटल। अब इसको सही करना आप अपने हिसाब से कैसे करोगे। और दूसरा वाला है ना, इसके अंदर एक एडिशनल एरर भी है। कल वाले क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए होंगे कम्युनिटी पोस्ट में, सुबह मैंने 11 बजे डाले थे, आज वाले भी आपको मिल जाएंगे उसी तरीके से
घूमते फिरते यूट्यूब पे मेरे आंसर आपको सामने दिख जाएंगे, है ना। दोनों का आंसर मैं आपको बताऊंगा, पहले आप कोशिश करें, कमेंट में डालें। बढ़ते हैं आगे। कह रहा हाउएवर इट कॉल्स फॉर हाई डिग्री ऑफ अकाउंट, ये तो हो गया ना। कह रहा द स्टेट्स रोल एज अ जस्ट ऑर्बिटर in finding a delicate balance between entrepreneur adventure and vested interest is a prerequisite to compete in space with superpowers। कह रहे स्टेट का जो रोल है, भूमिका है, एक जस्ट, एक नॉन पार्टीशन, एक अनबायस्ड, एक जस्ट, है ना। यहाँ पे एक सा सिनोनिम आपको बताया था। कह रहे एक जस्ट आर्बिटर के रूप में, एक बिल्कुल तरफदारी ना करने वाले आर्बिटर के रूप में। आर्बिटर कौन होता है? जो आपकी बातचीत करवाए, आर्बिटर हो, मीडिएटर हो, दो लोगों के बीच में बैठे। तो स्टेट का जो रोल है ना, बीच बचाव करने का, एक जस्ट आर्बिटर के रूप में, और किस काम का? फाइंड करने का एक संतुलन को, बैलेंस को, डेलिकेट है जो इन दोनों चीजों के बीच में। और कौन सी चीजें? एंटरप्रेन्योर एडवेंचर एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। एक तो आपका एडवेंचर है, एंटरप्रेन्योर बन के बिजनेस करने का आपका जो मन है, और दूसरा आपके वेस्टेड इंटरेस्ट है, उस बिजनेस से फायदा कमाने का जो आपका इंटरेस्ट है, वेस्टेड आपका निहित है। तो कह रहे इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बिठाने का काम है ना स्टेट का, अब उसकी जवाब आगे इज, वो है अ प्रीरिक्विजिट, सबसे पहली कंडीशन, सबसे नेसेसरी जो चीज है वो। क्यों? कंपीट करने के लिए स्पेस के अंदर सुपर पावर्स के साथ। तो कह रहे दुनिया तो बहुत आगे निकल रही है, यूएसए से देश, आप अगर इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बिठाओगे, चीजें भी सीखनी है हमें और पैसे का लालच भी नहीं रखना है। जब ऐसा बैलेंस बैठेगा तभी ये प्री रिक्वेस्ट के बाद आप सुपर पावर से कंपीट कर पाएंगे। आई थिंक साइंटिफिक टोन थी, थोड़ी नहीं थी आपके लिए, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं रहा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर से मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं उन सबसे मैं गुजारिश करूंगा, कमेंट सेक्शन में कुछ भी आंसर्स, कोई भी चीज आप जरूर डालें, क्योंकि जब रिकॉर्डेड इसको देखते हैं ना लोग बाद में, तो उनको लगता है यार ये लाइव के अंदर क्या हुआ था, तो पता लगे उनको लाइव में क्या हुआ था। ये लाइव चैट सब गायब हो जाएगी अभी थोड़ी देर के अंदर। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर एक है ना अपना अप्रिशिएशन, अपना प्यार, अपना कोई भी कमेंट, अपना कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करें। इजाजत दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। साइनिंग आउट।